इस वीडियो में हम लोग हिंज फोर्सेस पर तीसरी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो में हमने दो प्रॉब्लम डिस्कस की थी, काफ़ी ठीक थी, लेकिन ये उन सबसे अच्छी है। इसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हिंज फोर्सेस से हैं वो आपके क्लियर होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये। तो शुरू करते हैं। इस एग्जाम्पल में मैंने एक रॉड ली हुई है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये एक वर्टिकल प्लेन में है। और इस वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर जब ये रॉड है, यानी इस पोजीशन पर जब ये रॉड है, तब हमने इसको रिलीज कर दिया। सोचिए, अगर मैंने इसको इस पोजीशन पर रिलीज कर दिया तो क्या होगा? रॉड रोटेट कर जाएगी, और रोटेट करते हुए कहाँ गिरेगी? ऐसे करके नीचे की तरफ गिरेगी। क्वेश्चन में पूछा यह गया कि अगर m मास की रॉड, l लेंथ की रॉड हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल प्लेन में रिलीज की जाए, और जब रॉड 37 डिग्री एंगल बनाए, उस इंस्टेंट पर, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर क्या होगा हिंज फोर्स, क्या होगा अल्फा? ये आपको सारा डाटा कैलकुलेट करना है। आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं, ठीक है? ये आपके सामने क्वेश्चन है। एम मास की रॉड, एल लेंथ की रॉड है, यूनिफॉर्म रॉड है, जिसको हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल प्लेन में रिलीज किया गया है, और जब रॉड 37 डिग्री एंगल बनाएगी, यानी इस इंस्टेंट पर, देन यू हैव टू कैलकुलेट हिंज फोर्सेस एंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड। ये आपका क्वेश्चन है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आसानी से आराम से आप इसको देखेंगे, इसके एक एक स्टेप को आराम से एनालिसिस करेंगे, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होगा, आसान होगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो आप आराम से इसको देखिए और समझिए, ठीक है? काफ़ी सारी चीज़ें लगेंगी। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एडवांस लेवल का प्रॉब्लम है ये। चलो देखो, सबसे पहले तो हम इसका ट्रांसलेशनल एनालिसिस करते हैं कि इस इंस्टेंट पर क्या क्या हो रहा होगा, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी। तो आपको पता है इस इंस्टेंट पर एम जी कहाँ काम कर रहा होगा? हमारा नीचे। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। एम जी हमारा नीचे काम कर रहा होगा, और अगर हम थोड़ा सा जियोमेट्री वे में देखें इसके बारे में, और इसको ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ा दें, तो ये एंगल अगर 37 है, तो ये एंगल भी हमारा कितना होगा? 37। बोलिए, 37 होगा ना? ये एंगल अगर हमारा 37 होगा, तो ये एंगल हमारा कितना होगा? 53। ये एंगल हमारा कितना होगा? 53। और अगर मैं इस रॉड से एक परपेंडिकुलर ऐसे करके खींच दूं, ये देखो, अगर मैं एक परपेंडिकुलर खींच दूं, तो ये अगर 53 है, और ये 90 है पूरा का पूरा, यहां से लेकर यहां तक, है ना? तो ये अगर 53 है, तो ये वाला एंगल जो हमारा बचा हुआ है, ये एंगल हमारा कितना होगा बताइए जरा? यानी ये वाला एंगल हमारा कितना होगा? 37 डिग्री होगा, ठीक है? ऐसा करने से फायदा ये होगा कि आप mg के कंपोनेंट्स डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप mg के कंपोनेंट यहाँ पर डिवाइड कर दें इस इंस्टेंट पर, तो इधर क्या आएगा? mg cos 37, cos 37 की वैल्यू 4/5, तो हम सीधा लिखेंगे 4mg/5, इस तरफ आ रहा है। और अगर आप इसका ये वाला कंपोनेंट देखें, ये वाला कंपोनेंट देखें, तो ये वाला कंपोनेंट इसका क्या आएगा साइन 37 में, यानी 3mg/5, ये आएगा आपका। तो मैंने mg के दो कंपोनेंट कर लिए यहाँ पर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं इतना करने में। अब हम लोग एक बात अच्छे से जानते हैं कि रोटेशन का अगर एनालिसिस करना है, तो हम लोग एक इक्वेशन लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, जो कि हमने पहली प्रॉब्लम में भी लिया था, प्रीवियस प्रॉब्लम में। किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लेते हैं? मान लो हम इस ए पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो, तो ए पॉइंट के अबाउट घुमाने के लिए फोर्स का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? देखिए जरा ध्यान से, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर घुमाने के लिए ये वाला कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, जो कि इससे परपेंडिकुलर है, ठीक है? तो हम टॉर्क इजली वे में यहाँ लिख सकते हैं। टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी बताएं जरा? टॉर्क आएगा, फोर्स कितना हमारा? 4mg/5, ये हमारा फोर्स हो गया। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई? l/2 इज इक्वल टू आई अल्फा। आई ए के अबाउट आप जानते हैं ml²/3, और अल्फा, ठीक है? तो इसको अगर आप सॉल्व करके लिखेंगे, तो आपको मिलेगा, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? ऊपर कितना बचेगा? 6, और नीचे आएगा 5, ठीक है? तो 6g/l, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा।
ये वैल्यू आपको अल्फा की मिलेगी, ठीक है, जब आप इसको लिखेंगे। तो एक आंसर तो हमारा मिल गया कि इसका एंगुलर एक्सेलेरेशन क्या होगा, कितना होगा 6g/5l at the given instant when it makes 37 डिग्री। ओके, इतने में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको बताएं। इतने में मैंने बहुत कुछ ऐसा कुछ अप्लाई भी नहीं किया है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो। अब देखिए जरा, यहाँ पर ट्रांसलेशन की तो बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं इस केस में कि हम इसमें, सॉरी, रोटेशन की बात तो हो गई, अब हम इसमें ट्रांसलेशन की बात करते हैं। फोर्स की इक्वेशन कैसे लगाएंगे, जैसे कि हम प्रीवियस प्रॉब्लम में भी कर रहे थे। तो हमने बताया था कि हम यहाँ पर हिंज फोर्सेस मान लेते हैं। तो इस इंस्टेंट पर कैसे हिंज फोर्स आप मानेंगे, क्या बेहतर रहेगा आपके लिए? क्या ऐसे N1 और N2 मानना बेहतर रहेगा? आंसर है नहीं, ऐसे मानना इस इंस्टेंट पर बेहतर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे मानेंगे तो आपको कंपोनेंट लेने पड़ेंगे और आप अपने खुद ही आप अपना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट कर लेंगे। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हिंज फोर्स में अगर रॉड वाला क्वेश्चन हो तो आप एक N1 जो लेंगे उसको आप पैरेलल यानी अलोंग टू द रॉड लेंगे, और एक दूसरा जो लेंगे उसको आप परपेंडिकुलर टू द रॉड लेंगे। ये आपको दिमाग में अपने रखना है, जिससे कि आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जो N1 N2 ले रहा हूँ वो ऐसे ले रहा हूँ, मैंने ये मान लिया, इस डायरेक्शन में मैंने मान लिया N1 ऐसे करके, और इससे परपेंडिकुलर वाला ये वाला मैंने मान लिया N2, ठीक है। और इस इंस्टेंट पर मैं एक्सिस को ऐसे मान रहा हूँ, इधर की तरफ मैं एक्स एक्सिस मान रहा हूँ और इधर की तरफ मैं वाई एक्सिस मान रहा हूँ, ऐसे, ठीक है, ये इस इंस्टेंट पर। तो बेटा अगर इस इंस्टेंट पर हम बात करें तो इस इंस्टेंट पर हम इक्वेशंस लगाना चाहते हैं F इज इक्वल टू एम ए की। तो कैसे लगाएंगे F इज इक्वल टू एम ए की इक्वेशंस? देखिए जरा, F इज इक्वल टू एम ए लगाते समय मैंने आपको बताया था पहले भी कि किन बातों का आपको ध्यान रखना है। एक किसका लेना हमेशा? सेंटर ऑफ मास का। और यहाँ पर सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ है, इस लोकेशन पर है, ऐसे करके, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? ऐसे करके रोटेट कर रहा है, ये देखिए ऐसे करके रोटेशन हो रहा है इसका, ठीक है। तो इस इंस्टेंट पर अगर हम इसके लिए लगाना चाहते हैं और ये इक्वेशन हम अलोंग द वाई एक्सिस लगाना चाहते हैं, यानी वाई एक्सिस समझ रहे हैं ना, यहाँ पे हमने कैसा लिया वाई एक्सिस, ये आपको दिख रहा है, ऐसा लिया वाई एक्सिस मैंने। तो देखिए एफ इज इक्वल टू एम लगा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा, और इसके एक्सेलेरेशन मैं मान ले रहा हूँ, उनको भी आप लोग एक बार देख लें। एक्सेलेरेशन में कैसे मान ले रहा हूँ, इस तरफ मैं इस इंस्टेंट पे एक्सेलेरेशन मान ले रहा हूँ 80 यानी टेंजेंशियल, और इस तरफ मैं एक्सेलेरेशन जो इसका मान ले रहा हूँ वो मान ले रहा हूँ रेडियल, ठीक है। और ये हमारा कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है, और ये हमारा कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब मैं ये इक्वेशन लगा रहा हूँ, अब ध्यान से मेरी सारी चीजें आप देखिएगा। देखो बेटा, y में नीचे की तरफ क्या काम कर रहा है? 4mg/5। ऊपर की तरफ क्या काम कर रहा है? n2 इज इक्वल टू ma। अब a कौन सा? जो y एक्सिस के अलॉन्ग है, सेंटर ऑफ मास का, वही तो लिखोगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 80। क्या हम 80 कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या ये हम टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास का? आंसर यस, क्योंकि वी नो दैट, क्या फॉर्मूला हम जानते हैं? ए इज इक्वल टू आर अल्फा। इधर देखें जरा लेफ्ट साइड में, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। इससे हम लोग ये 80 कैलकुलेट कर सकते हैं। 80 इज इक्वल टू आर, आर की वैल्यू कितनी है? L/2, और अल्फा ऑलरेडी आप लोग कैलकुलेट कर ही चुके हैं, 6g/5l। तो ये कितना बन जाएगा आपका 80? 80 इज इक्वल टू 3g/5। ओके, चलो इस वैल्यू को यहाँ पर रख दो और सॉल्व कर लो। 4mg/5 माइनस n2 इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा? 3mg/5। इसको इधर ले आएंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको n2 की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से कितनी मिलेगी? mg/5। ओके, चलो अब देखो जरा, अब आपको क्या लिखना है? अब आपको, अभी तक आपने ये क्वेश्चन किसके अलॉन्ग लिखी? वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिखी। अब आपको इक्वेशन किसके अलॉन्ग लिखनी है? एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिखनी है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर आप इक्वेशन लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? जरा देखो, कौन कौन से फोर्सेस, कौन कौन सा क्या क्या काम कर रहा है, उन सब के बारे में आप देखें। तो हम लोग अगर फोर्सेस की बात करें तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग केवल अगर आप ध्यान से देखें तो एक फोर्स हमारा N1 काम कर रहा है, और प्लस और क्या काम कर रहा है? एक mg का कंपोनेंट कितना है? 3mg/5 है। आप इसको देखिए ना, यहाँ पे ये है एक, और एक हमारा कहाँ है? ये है, ठीक है, दिख रहा है आपको फिगर में? एक ये है और एक हमारा ये है, ओके, इज इक्वल टू ma।
तो देखिए यहाँ पर हमने जो रेडियल एक्सेलरेशन माना है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस है, तो इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस यार, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में सॉल्व करके आप n1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको AR पता होना चाहिए। अब ये थोड़ा सा यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना कि आप AR कैसे पता करेंगे, ये रेडियल एक्सेलरेशन कैसे पता करेंगे, ठीक है। आप जानते हैं अगर किसी भी बॉडी को मैंने ऐसे लिया, ठीक है, मान लीजिए मासलेस रॉड में यहाँ एक पार्टिकल बंधा है और उसको मैं रोटेट करा रहा हूँ, ऐसे करके घुमा रहा हूँ, तो इसमें एक रेडियल एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, जिसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर फार्मूला होता है जिसका। सेंट्रीपिटल फोर्स याद है आपको, एम बी स्क्वायर अपॉन आर, एम आर ओमेगा स्क्वायर, उसी से आया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बेटा यहाँ पर आपको ये ए आर चाहिए, क्योंकि इस समय ओमेगा जीरो नहीं होगा। इसके पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें क्या था, जस्ट रिलीज की कंडीशन थी, तो ओमेगा हमारा उस इंस्टेंट पे क्या था, जीरो था, ठीक है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ ओमेगा जीरो नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओमेगा इज नॉट जीरो। तो ए आर जो होगा, रेडियल जो एक्सेलरेशन होगा, वो किसके इक्वल होगा, आर ओमेगा स्क्वायर। आर क्या है, इसका रेडियस क्या है, किस रेडियस को लेकर घूम रहा है, तो रेडियस तो हमें साफ साफ दिख रहा है, L/2 ओमेगा स्क्वायर। जब आपको ओमेगा पता होगा उस इंस्टेंट पर, तभी तो आप ए आर बता पाओगे, और तभी उस वैल्यू को आप यहाँ पे उठा के रख पाओगे और आप कैलकुलेशन कर पाओगे। तो अब एक और पार्ट इस क्वेश्चन में ऐड हो गया, जिसमें कि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमको ओमेगा फाइंड आउट करना है। तो यहां तक अगर आपको इस N2 की वैल्यू निकालने तक अगर आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आप आराम से इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आगे जगह नहीं है इसमें, इसलिए मैं कुछ रफ करके आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा रफ कर देते हैं पोर्शन, इधर वाला ये पोर्शन मैं रफ कर दे रहा हूँ, ओके। अल्फा की वैल्यू ध्यान रखना कितनी है, 6g/5 L। इधर वाला पोर्शन मैंने रफ कर दिया। अब हमें निकालना क्या, हमारा फोकस क्या, हम ए आर निकालना चाहते थे, जिसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट किसकी थी, ओमेगा की। ओमेगा कैसे निकालेंगे इस इंस्टेंट पर, तो बेटा जब हमने रॉड को रिलीज किया है ना, इनिशियल दौर में रॉड कहाँ थी हमारी, बताओ जरा, इनिशियल दौर में रॉड हमारी कहाँ थी, यहाँ थी ना, ऊपर थी ना हमारी इनिशियल दौर में रॉड। तो अगर इनिशियल फेज में हमारी रॉड ऊपर थी, ओमेगा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे। और वर्क एनर्जी थ्योरम आप जानते हैं क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। या आप एनर्जी से देखें कि किसी रॉड को इतनी ऊपर से आपने छोड़ा है और वो यहाँ नीचे आ गई है, तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी में जो कमी आई है वो किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो सिंपली मैं कहना ये चाहता हूँ कि हम ओमेगा निकाल सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन से या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाकर। और अगर आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका वर्क डन आपको देखना पड़ेगा। तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो आपका हिंज फोर्स है और एक आपका mg है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। हिंज फोर्स का कोई भी वर्क डन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो फोर्स जिस पॉइंट पर काम कर रहे हैं उस पॉइंट का कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ठीक है। इसलिए हिंज फोर्स का वर्क डन, केवल का वर्क डन किसका है, ग्रेविटी का है। अब कितना वर्क डन है उसको आप देख लीजिए, कैसे देखो जरा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास पहले कहीं यहाँ रहा होगा, है ना, और सेंटर ऑफ मास ऐसे करके रोटेट किया है, ऐसे करके, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आ गया, यही तो लेंथ, इतनी लेंथ तो नीचे आया सेंटर ऑफ मास, देखिए यही लेंथ तो सेंटर ऑफ मास नीचे आया है। क्या इस लेंथ को आप ट्रायंगल से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आप इस ट्रायंगल को देखते हुए इस लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये लेंथ कितनी है बताओ जरा, L/2। तो इस सामने वाली परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होगी, सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, सिंपल कैलकुलेशन है। ये लेंथ बताइए कितनी होगी, साइन 37 में होगी, तो L/2 इंटू साइन 37 मतलब कितना, 3/5, ये लेंथ होगी हमारी। तो कितना वर्क डन हुआ, mg, और कितना हुआ ये 3L/10, ठीक है। ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर तो ओमेगा हमारा जीरो था, यहाँ पर आते आते ओमेगा कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये रोटेशन में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का तरीका है अगर प्योर रोटेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमने लिख दिया। आई की वैल्यू आप जानते हैं, आई की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर, आई की वैल्यू क्या होगी, उस ए पॉइंट के अबाउट ml² बाई 3। तो डायरेक्ट मैं लिखे दे रहा हूँ
ml स्क्वायर बाई 3 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अब जो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं उसको आप कर लीजिए। देख लीजिए, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, ये आपका 5 आ जाएगा, इधर आपका ये 9 आ जाएगा, तो 9g बचेगा, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे कितना बनेगा आपका 5। ठीक है, और एक l और बचेगा। दिस इज द ओमेगा स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी आ गई आपकी? ओमेगा स्क्वायर की आ गई। ठीक है, ये वैल्यू अगर आपके ओमेगा स्क्वायर की आ गई तो आप यहाँ पर वैल्यू रखिए राइट साइड में, तो आपके ए आर की वैल्यू क्या मिलेगी बताइए जरा। ए आर की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? एल बाई टू इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 9g/5l, एल से एल आपका कैंसिल आउट हो गया तो 9/10 आया। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है तो यहीं पर मैं इसको कर दे रहा हूँ, इसको मैंने रफ कर दिया। वर्क एनर्जी थ्योरम मैंने लगाया था। ठीक है, आप नोट कर लीजिए इसको। तो हमारा जो ए रेडियल निकला उसकी वैल्यू कितनी निकल आई हमारी? 9g/10। ठीक है, अब आप इस इक्वेशन नंबर 2 को आराम से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा जरा देखो, क्या मिलेगा आपको? यहाँ से आप देखिए तो n1 प्लस 3mg/5 इज इक्वल टू, वैल्यू रखेंगे इसको तो 9mg/10। ठीक है, ये वैल्यू आपकी मिल गई। ओके, इसको उधर ले जाइए तो कितना बनेगा? ये माइनस में है, ध्यान रहे यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। तो ये n1 का वैल्यू कितना आ जाएगा जरा देखो। n1 का वैल्यू आएगा माइनस का 9/10 और 3/5, तो एलसीएम आपका 10 आएगा। और ऊपर कितना बनेगा? ये बनेगा आपका 9 और ये 6 यानी 15 हो जाएगा, है ना? तो 15/10 यानी 3/2। ओके, तो ये आया 3/2 mg। माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो n1 माना है उसकी हमने डायरेक्शन ये मानी है। माइनस में आने का मतलब, इसका मतलब n1 इधर नहीं लग रहा होगा, n1 किधर लग रहा होगा? n1 की डायरेक्शन किधर होगी बेटा? रियलिटी में n1 हमारा इधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब तुम्हारे सामने n1 है, n2 है, अगर आपसे कोई नेट फोर्स पूछे तो आप इजीली वे में बता सकते हो। बताइए नेट फोर्स क्या होगा? अंडर रूट n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। दिस इज द नेट हिंज फोर्स। ओके,